हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम अपना क्लास स्टार्ट करें, वो भी अकाउंट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 किसके बारे में बताता है? दैट इज ऑल अबाउट योर बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है सर? वी नो वेरी वेल। हमें तो अच्छी तरह से मालूम है। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब जब हम कोई लोन लेते हैं और उस पर जब हम इंटरेस्ट को पे करते हैं तो उसको हम कहते हैं बोरोइंग कॉस्ट। नहीं जी, केवल इसका इतना नैरो वे लेकर या नैरो मीनिंग लेकर के काम नहीं बनने वाला। हम लोग को इसकी वाइडर मीनिंग देखनी पड़ेगी, एंड दैट इज इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। इतना ही आशा होता तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बनाने की जरूरत क्या पड़ती? हमें क्या क्या समझना पड़ेगा? हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो बोरोइंग कॉस्ट है, इसकी मीनिंग क्या है। पहली चीज तो ये मीनिंग समझने के बाद हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसको लाने के पीछे रीजन क्या है। अच्छा, जब हम रीजन समझ लेंगे तो हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी आएगी, क्वालिफाइंग एसेट्स। कौन सी एसेट? क्वालिफाइंग एसेट्स। इसको समझने के बाद हमें पता चलेगा कि हाँ, हमें बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना पड़ता है। हमें समझ में आएगा। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। हमें उस बोरोइंग कॉस्ट को जो क्वालिफाइंग एसेट पर लगी है उसको हमें कैपिटलाइज करना है। कब करना है और कब उसको नहीं करना है, ये बात जाननी है। अच्छा, सस्पेंशन होता है क्या बोरोइंग कॉस्ट का? देखेंगे। अच्छा, सस्पेंशन से पहले एक चीज और, कमेंसमेंट यानी कब से बोरोइंग कॉस्ट को हम लोग कैपिटलाइज करना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए 3 कंडीशन दी है। विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। कमेंसमेंट के बाद हम देखेंगे, चलो हमारी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना स्टार्ट कर दिया। अब तो ये समझ में आ गया, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के बारे में बात करेंगे। और कमेंसमेंट जब हो जाएगा बोरोइंग कॉस्ट का, तो सस्पेंशन भी होता है क्या? हाँ जी, सस्पेंशन भी आएगा। और तो और सेसेशन भी आएगा। इतनी चीजें, सेसेशन मतलब पूरी तरह से निषेध है, खत्म कर दो, अब इसमें कोई कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। दीज आर द मैटर विच आर नीडेड टू बी डिस्कस्ड अंडर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और मैं ये नहीं कहता बहुत टफ है। दिस इज वेरी 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 सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये सोचना कि ये टफ है, थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हाँ, अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आया, तो कोई भी चीज़ का जब कंसेप्ट नहीं समझ में आता तो वो चीज़ टफ होती है। सर, हमें ना अकाउंट्स में बहुत डर लगता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है भाई साहब आपका। सर, हमें ना द टैक्स में ना तारे जमी पे हम बन जाते हैं। तो ठीक है, बनते होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके पीछे कंसेप्ट समझने की कोशिश नहीं की। आप लोगों की एक आदत है, मैं क्लियर बता दूं। एक तो शॉर्टकट चलने की आदत बहुत गंदी है। दूसरा, मेहनत करने की आदत, हार्डवर्क करने की आदत, वो नहीं है। अगर हार्डवर्क करने की आदत है तो भी एग्जाम में पॉजिटिव रिजल्ट ना आने के पीछे प्रैक्टिस की कमी होती है, रिवीजन की कमी होती है। जितने टाइम्स आप चीजों को प्रैक्टिस और रिवाइज करेंगे वो चीज यहां पर सेट हो जाएगी। अच्छा, प्रैक्टिस करने का मतलब केवल पढ़ना नहीं होता, रीडिंग एज वेल एज राइटिंग स्किल, दोनों चीजें। रीडिंग सही किताब से और राइटिंग सही तरीके से, ये भी एक आर्ट होती है। हम लोग की आदत होती है, मैं चूंकि अब चीज़ें खुल जाती हैं तो पता नहीं क्यों दिमाग वहाँ डाइवर्ट हो जाता है, समझाने में ज़्यादा दिमाग लग जाता है। लेकिन 1 मिनट में आपका लूँगा, ज़्यादा नहीं। असल में ये बताने में मुझे एक किस्सा याद आ गया। हम लोग की एक आदत थी जब हम छोटे थे, तो अकाउंट्स की बुक लाए, ऐसे बेड पर रखी नीचे, और जो आदत होती है ना हम लोग की, ये चलिए मैं इसी पर बना देता हूँ, कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मान लीजिए ये हमारी कॉपी है।
ये बन गई कॉपी। ये हमारी कॉपी है, इस पर अब हमें अकाउंट्स बनाना है। तो हमारी आदत क्या होती थी शुरू में जब हम अकाउंट्स बनाते थे, ये पेन उठाई, ये 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 एक्स अकाउंट ऊपर लिख दिया, एक्स अकाउंट। एक दिन मेरे पिताजी ने देख लिया, खूब पढ़ी, उन्होंने कहा इट इज एन आर्ट, राइटिंग इज एन आर्ट। अब चाहे आप अकाउंट्स करो चाहे साइंस करो, इट्स एन आर्ट। और अगर रूलिंग की जरूरत है, स्केल की जरूरत है, तो पहले तो उसको यूज करो। तो हम लोग की आदत क्या होती है, मैंने कई बच्चों के एग्जामिनेशन कॉपीज को देखा है, बिलीव मी, दे वर सेइंग दैट सर वी गॉट लेसर मार्क व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर रिजल्ट। लेकिन जब हम उनकी कॉपीज को देखते हैं तो अंदर से बड़ा पिंच होता है, कष्ट होता है कि आजकल के बच्चे, आजकल के क्या, हमेशा से ही बच्चे ऐसे ही रहते हैं, बच्चे बच्चे ही रहते हैं, उनको कितना भी समझा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता होगा उन लोगों को जो थोड़ा मेहनत करना जानते होंगे, जो अपनी कमियों को निकाल करके दूर करना चाहते होंगे, उनको फर्क पड़ता होगा। तो अगर मैंने आज ये बता दिया कि ट्राई टू यूज रूलर, स्केल का यूज करें, इंच पटरी का यूज करें, और छोटी वाली इंच पटरी नहीं, छोटी वाली स्केल नहीं, 6 इंचेस की नहीं, पूरे 1 फीट की, और वो भी ग्लास वाली नहीं, स्टील वाली, वो भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, उसका सरफेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अगर कुछ लोग तुरंत जाएंगे वुडन की एक स्केल ले लेंगे, अरे भाई थोड़ा 10 रुपये ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो आपका अच्छा फ़ायदा देगा। इज इट क्लियर? उससे आप अपनी अपने को पेनाल्टी भी दे सकते हैं और रूलर से लाइंस भी अच्छी चलेंगी। तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर रफ प्रैक्टिस, फेयर प्रैक्टिस जब करते हैं, 1 घंटा तो दिन भर में देते ही होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, राइटिंग प्रैक्टिस, तो एटलीस्ट उस 1 घंटे में जो भी करें, ये मानते हुए कि मुझे एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बिहेव करना है, कैसे लिखना है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस चीज़ को हम यहीं एंड करते हैं, हम अपने नॉर्मल क्लास पर चलते हैं। तो इन सब चीज़ों को याद रखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नॉर्मली कोई बताता नहीं है, नॉर्मली कोई नहीं बताएगा, और अगर कोई बता भी रहा है तो उसको हवा में लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को गिरते हुए देखते हैं और उससे सीख लेते हैं कि हमें ये काम नहीं करना है, ये काम ऐसे करना है, उनको हम बुद्धिमान कहते हैं। और जो लोग जब तक खुद पर बीते ना तब तक नहीं सीखते, और बीतते बीतते खत्म हो जाते हैं तब तक नहीं सीखते, उनको हम मूर्ख कहते हैं। अब मैं ऐसे कर रहा था तो मैं अपनी और नहीं बोल रहा था। इज इट क्लियर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट का नाम लेते ही ये दिमाग में आता है, बोरोइंग मीन्स जो बोरो किया गया है अमाउंट। नाउ द बोरोइंग कैन बी इन डिफरेंट वेज, बोरोइंग कैन बी ऑफ डिफरेंट वेज, उसके लिए पूरी एक डेफिनेशन दी गई है, उसके लिए पूरी एक डेफिनेशन दी गई है। लेकिन इस डेफिनेशन पे जाने के पहले ये तो पता चल जाए कि इसमें कौन कौन सी चीजें कवर अप नहीं होती, इसमें कौन कौन सी चीजें कवर अप नहीं होती। इट डज नॉट डील विद द एक्चुअल और इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी, यानी ओनर्स इक्विटी, इक्विटी जब आ जाता है तो इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसको मैं थोड़ा सा तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोलो। जब आप रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं ना, या पढ़े होंगे आप लोग, तो वहां पर इक्विटी का मतलब यही बताया जाता है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। फिलहाल आते हैं अपने काम पर। तो इसमें उनको कवर ना करना, इक्विटी, इक्विटी को बिल्कुल, यानी ओनर्स फंड को बिल्कुल किनारे करो, ओनर्स इक्विटी को बिल्कुल किनारे करो, फिर बोरोइंग कॉस्ट की बात करो। इसका मतलब हम लोन से लेने की बात करते हैं, भाई इक्विटी और प्रेफरेंस के बाद क्या आता है? लोन। नहीं सर, डिवेंचर भी आता है,
नहीं सर, बॉन्ड्स भी कवर होते हैं। सर क्या बोल रहे हैं आप? आपने ये बोला लोन कवर होगा, हाँ, ये मैं नहीं आप भी बोल रहे हैं। चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, दोनों कवर अप होंगे। अच्छा सर, बोरोइंग में और भी कुछ शामिल होगा? हाँ, डिबेंचर्स शामिल होते हैं और बॉन्ड्स भी शामिल होंगे। तो ये चीज याद रखेंगे सर, डिबेंचर और बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट होता है, अरे उनका डिस्काउंट और प्रीमियम भी तो मेरी कॉस्ट है। उनका डिस्काउंट और प्रीमियम भी तो मेरी कॉस्ट है। कम दाम पर दिया तो मुझे ही मीट आउट करना है, ज्यादा पर दिया ओ तो एक्सेस जो है वो मेरे लिए प्रीमियम है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन शुड बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। दूसरा, ये हो गया पहला, ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, दैट इज ओके। दूसरा, if an enterprise has incurred any discount or premium related to the borrowing cost, वो भी हमारा शामिल हो जाएगा। प्रीमियम और डिस्काउंट वो भी हमारे लिए, तो डिस्काउंट तो हमारे लिए है ही है। प्रीमियम का मतलब क्या? प्रीमियम का मतलब यहां पर यह है कि अगर मैं किसी बैंक में जाता हूं लोन लेने के लिए, नाउ दे आर चार्जिंग प्रोसेसिंग फीस। आपने देखा होगा 0.5%, 1%, 0.25%। तो अगर 0.25%, 0.5% मैं प्रोसेसिंग फीस दे रहा हूँ, या एक फिक्स सम दे रहा हूँ 10,000, 15,000 का, दिस इज एन एक्स्ट्रा कॉस्ट टू मी टू बोरो दैट अमाउंट। I am just going to pay the amount of interest, that is your borrowing cost। borrowing cost, जो हम बोरो करने पर पेमेंट करने को तैयार है, दैट इज द बोरोइंग कॉस्ट। नाउ जो दूसरा अमाउंट है प्रोसेसिंग फीस कॉस्ट, दिस इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट विच आई एम रेडी टू पे टू बोरो द फंड, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर बोरोइंग कॉस्ट। ओके। और अगर कोई बिजनेसमैन या एंटरप्राइज कोई एंसिलरी कॉस्ट बियर कर रहा है, एंसिलरी या फाइनेंस कॉस्ट बियर कर रहा है, तो उसको भी हम लोग बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा मानते हैं। जैसे मैं एक बैंक पे गया, मैंने बैंक से कहा मेरा 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सर इतनी ऊंची ऊंची बात क्यों करते हैं, थोड़ा कम फेंकिए। चलिए, 50 लाख का प्रोजेक्ट है। मैं बैंक के पास गया, बैंक ने कहा देख भाई, लोन तो मैं देने को तैयार हूँ, लोन तो मैं दूंगा, इतना इंटरेस्ट लूंगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो ले आओ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो ले आओ, बैलेंस शीट्स तो ले आओ। और वो बैलेंस शीट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट, नॉन इनकम ब्रांचेस सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आती हैं वहां पे। और इनका हमें लॉयर्स फीस, लीगल फीस, ये पेमेंट करना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी फीस। तो ये हमारी एंसिलरी कॉस्ट है। ये हमारी कौन सी कॉस्ट है? एंसिलरी कॉस्ट है, जो उस बोरोइंग फंड को बोरो करने पर चार्ज की जा रही है। इज इट क्लियर? तो एक तो डायरेक्ट एसोसिएटेड कॉस्ट हो गई, दूसरी प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में मैंने बोला, प्रोसेसिंग फीस वगैरह उसमें शामिल है, और तीसरा मैंने बताया एंसिलरी और फाइनेंस कॉस्ट, प्रोसेसिंग फीस वगैरह, प्रोफेशनल कॉस्ट। ठीक है ना? इफ एन एंटरप्राइज हैज एक्वायर्ड एन एसेट अंडर फाइनेंस लीज, चलो ये भी बात तो सही है, हमने एक लीज पर कोई एसेट ली। बोरोइंग कॉस्ट में जब हम लोग आगे देखेंगे ना, तो कैपिटलाइजेशन की बात होगी, और जब कैपिटलाइजेशन की बात होगी तो वहां क्वालिफाइंग एसेट आएगा। इधर देखिए, ये क्वालिफाइंग एसेट वर्ड यूज होगा, और बार बार यूज होगा क्वालिफाइंग एसेट। ये पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसी क्वालिफाइंग एसेट्स और बोरोइंग कॉस्ट, क्वालिफाइंग एसेट्स और बोरोइंग कॉस्ट, क्वालिफाइंग एसेट्स और बोरोइंग कॉस्ट पर ही डिपेंड है। तो यहां पर मैं 1 मिनट के लिए आपको समझा दूं क्या बोलना चाहता है ये, आगे आएंगे तो वो और ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल अगर नहीं समझ में आएगा ये एक वर्ड, तो 2 मिनट के लिए स्किप कर देंगे। आफ्टर 2 minutes when you will go through this again, you will come to know exactly what I was trying to say। कहता क्या है कि अगर कोई एंटरप्राइज फाइनेंस लीज लेना चाहता है, जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 पढ़ते हैं ना, जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 पढ़ते हैं तो वहां पर लीज के बारे में देखते हैं। और लीज दो तरह की होती हैं, एक ऑपरेटिंग लीज और एक फाइनेंस लीज। एक ऑपरेटिंग लीज और एक फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज को हम लोग कवर नहीं करते, ये छोड़ दें, अभी मैं उसके बारे में पूरा उसमें एक लेक्चर जाएगा, आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो ठीक है। फाइनेंस लीज की बात करते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ ओनरशिप ऑफ एन एसेट, दिस इज जस्ट लाइक एन ओनरशिप ऑफ एन एसेट। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा मुझे लैपटॉप चाहिए, वो भी किराए पर चाहिए। उसने कहा किराए पर। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ फाइनेंस लीज का। कितने दिन के लिए? मैंने कहा 1 महीने के लिए। उसने कहा 1,000 रुपये किराया लगेगा।
मैंने उसको 1000 रुपए दिया, वो मैं लैपटॉप ले आया, 1 महीना यूज किया, मैंने दे दिया। दिस इज ऑपरेटिंग लीज, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग लीज। लेकिन अगर मैं यही कहूँ उस शॉपकीपर से मुझे 3 साल के लिए ये लैपटॉप किराए पर चाहिए, मैं उस शॉपकीपर के पास गया, मैंने कहा कि मुझे ये लैपटॉप चाहिए, उसने कहा कितने समय के लिए, मैंने कहा 3 साल के लिए। उसने मुझे 3 साल के लिए दिया। अब चूंकि 1 महीने के लिए जब मैंने वो लैपटॉप लिया था तो वो 1000 रुपये रेंट लिया, किनारे हो गया। जब मैंने 3 साल के लिए लैपटॉप लिया तो उसने मुझसे 25,000 लिए। कितने लिए? 25,000, 3 ईयर्स के लिए। अच्छा जी, मुझे इसमें फायदा नजर आया, मैंने ले आया। अब जरा एक बात देखो, व्हेन आई गिव इट बैक टू द ओनर, मींस द ओनर इज योर शॉपकीपर, तो उसके लिए ये उसके लिए लैपटॉप बेकार है, क्योंकि 3 साल जो उसकी सब्सटेंशियल लाइफ थी लैपटॉप की, आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दैट। एक लैपटॉप की क्या लाइफ हो सकती है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 साल से ज्यादा ऑन एन एवरेज क्या होती है? अब मैं अगर शॉपकीपर को लैपटॉप देता भी हूं तो इट इज वर्थ नथिंग फॉर हिम। वो एक मिसलेनियस यूज कर सकता है, 2-4 हजार और कमाएगा, दैट्स इट, बट द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द लाइफ आई हैव ऑलरेडी यूज्ड। और तो और केवल मैक्सिमम लाइफ नहीं, उस लैपटॉप की कीमत, न्यू लैपटॉप की कीमत 35,000 है। कितनी है? लेकिन 3 साल में मैंने 25,000 दिया, 3 साल में दिया, इसलिए मेरे लिए ठीक था। ये जो 10,000 है बहुत ही कम वैल्यू है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। अब उसकी रीसेल वैल्यू 10,000 रुपए है, बात खत्म। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कम है, अभी भी सब्सटेंशियल है, इसको मुझे 2-3 हजार पर करना था, लेकिन ठीक है, समझने के लिए दैट इज ओके। देखो ना, मैक्सिमम पोर्शन मैंने एसेट्स का यूज कर लिया। 35,000 में 25,000 रुपए की एसेट मैंने यूज कर ली। मैक्सिमम लाइफ मैंने, वैल्यू के साथ साथ मैंने लाइफ को भी यूज कर लिया। हाँ या ना? ये एग्जाम्पल है फाइनेंस लीज का। दिस इज जस्ट लाइक एन ओनरशिप, दिस इज नॉट अ लीज। कहने के लिए 3 साल के लिए, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन तो मैंने यूज कर लिया। तो आई थिंक नाउ यू आर ओके विद दैट पर्टिकुलर वर्ड फाइनेंस लीज। मैं ऑपरेटिंग लीज की बात नहीं कर रहा। If an enterprise has acquired any asset under finance lease or any other similar arrangement, then those finance costs, जब हम ये किराया देते हैं ना, जब आप लीज रेंट का पेमेंट करते हैं ना, तो उस लीज रेंट में 2 अमाउंट का पे करेंगे सर, हमें मालूम है, एक प्रिंसिपल अमाउंट का, एक इंटरेस्ट का। समझ में आई बात? हायर परचेज में देखा होगा आपने, तो उसी के बारे में बोल रहा है। जो यहां पर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो लीजिंग कॉस्ट पेड टू द लेजर एवरी ईयर, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, तो हम उसकी भी बात कर रहे हैं। हम लोन लेने गए, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम डिवेंचर के थ्रू लेने गए, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। हम बॉन्ड्स के थ्रू ले रहे हैं, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। हम लीज के थ्रू एक तरह से अपना फंड अरेंज कर रहे हैं, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। अब इनसे रिलेटेड जो डायरेक्ट एसोसिएटेड कॉस्ट है, इंटरेस्ट वगैरह, वो तो हमारी बोरोइंग कॉस्ट में शामिल होगी ही होगी। डिस्काउंट एंड प्रीमियम भी कवर अप होगा, एंसिलरी कॉस्ट भी कवर अप होगी, और लीज्ड एसेट या फाइनेंस लीज से रिलेटेड जो फाइनेंस कॉस्ट होगी उसको भी हमने शामिल किया है। द लास्ट वन, इफ एन एंटरप्राइज हैज टेकन बोरोइंग इन फॉरेन करेंसी, चलिए जब आएगा तो हम इसको देखेंगे। जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे, प्राइमरीली देयर इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, और मैंने वहां पर पूरी डिटेल में आपको ये सब कवर अप करवाया हुआ है। लेकिन यहां जो चीज कवर होती है वो AS 11 में कवर नहीं होती, यहां पर भी एक्सचेंज रेट आता है, एक्सचेंज डिफरेंस आता है। ओके, देखें, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, और जब आगे थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग डिटेल में देखेंगे एक्सचेंज डिफरेंस की बात करेंगे, और वो भी इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस की बात करेंगे, इसीलिए यहां पर रेट वर्ड यूज किया गया। अदरवाइज आप एक्सचेंज फ्लक्चुएशन बोल सकते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक तो रेट का डिफरेंस होता है, इंटरेस्ट रेट का होता है, और एक वैल्यू का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट रेट की बात हो रही, क्योंकि हम लोग केवल फाइनेंस कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम केवल इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? दोनों में फर्क समझेंगे। तो इफ एन एंटरप्राइज हैज टेकन एनी बोरोइंग इन फॉरेन करेंसी, तो अगर हमने फॉरेन करेंसी में कोई लोन ले रखा है और अल्टीमेट पर्पज ऑफ borrowing that amount is to buy a
क्वालिफाइंग एसेट, देन इन दैट केस यस, जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होगा वो भी हमारा बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। सर एक बात बताइए, जो भी बोरोइंग कॉस्ट होगी, आप बार बार बोल रहे हैं बोरोइंग कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट, और आते ही आपने बोला हम इसको कैपिटलाइज करेंगे। क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा बोरोइंग कॉस्ट को पढ़ने के बाद हमें एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी, और वो है क्वालिफाइंग एसेट। क्लियर है? काफी सारी शर्तें हैं, केवल आप एक वर्ड को लेकर के स्टिक नहीं हो सकते, हाँ या ना? तो बोरोइंग कॉस्ट के साथ साथ एक वर्ड ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है, दिस इज कॉल्ड क्वालिफाइंग एसेट। तो पहले हम उस वर्ड को भी समझ लें। बोरोइंग कॉस्ट तो समझ में आ गया सर, आज तक हम लोग को यही मालूम था बोरोइंग कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट होता है। ना रे ना, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब बहुत ही वाइडर मीनिंग में लेना है, नैरो मीनिंग में आप लोग अभी तक यूज कर रहे थे। बोरोइंग कॉस्ट इज क्वाइट डिफरेंट व्हाट यू वेर थिंकिंग टिल डेट। चलिए, क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है? क्वालिफाइंग एसेट ढंग से सुनेंगे, जब हम पैसा लेते हैं, बोरो करते हैं, मैंने कहा शॉर्ट टर्म लो या लॉन्ग टर्म लो, कोई भी लोन हो, हम दोनों की बात करते हैं यहां पर, उसका यूज हम करते हैं क्वालिफाइंग एसेट पर। किस पे यूज कर रहे हैं? क्वालिफाइंग एसेट पे। उस लोन लेने का पर्पस क्या है? क्वालिफाइंग एसेट में यूज करो। उस लोन लेने का पर्पस क्या है? क्वालिफाइंग एसेट में यूज करो। और जब एसेट का नाम आता है तो आपके दिमाग में केवल और केवल फिक्स्ड एसेट का नाम आता है। किसका नाम आता है? फिक्स्ड एसेट का नाम आता है। लेकिन आज के बाद अब के बाद ये चीज दिमाग से आप निकाल देंगे कि क्वालिफाइंग एसेट इंक्लूड्स ओनली फिक्स कॉस्ट। ना ना, मैंने कहा ना, फिक्स्ड एसेट के साथ साथ ये स्टॉक और इन्वेस्टमेंट्स को भी कवर करता है। अरे 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 सर, एसेट भी लिखा है आपने और फिक्स्ड एसेट के साथ साथ स्टॉक? हाँ, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है, क्या अगर मान लो मुझे कार बनानी है, मैं कार मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूं। कार ऐसी चीज है जो पैसा लिया लोन, 2 मिनट के अंदर तैयार हो गई। और खास करके अगर मुझे विंटेज कार बनाने का कहा गया है, जो स्पेसिफिक डिजाइन है, मैं वो बनाने का काम करता हूं। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। कई चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की होती है, मतलब जिनको मैं खरीदने और बेचने का काम करता हूं। जैसे मान लीजिए आपने संगमरमर की मूर्तियां देखी होंगी, स्टैचूज जो बनी होती हैं बड़ी बड़ी शेर की, गॉड्स की, वो बड़ी बड़ी मूर्तियां, उनको बनाने में ना 2-2 साल 1.5 साल लग जाता है। दिस इज नॉर्मल स्टॉक। Now there is a clear cut intention that we are manufacturing this item only with the having one intention, and that is to sell. We are not going to operate out from this one asset. हमारे लिए ये प्लांट नहीं है, हमारे लिए मशीन नहीं है, हम तो उसकी बात कर ही रहे हैं फिक्स एसेट। हम आपका कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं दूसरे पॉइंट पर, वो है स्टॉक। एवन स्टॉक इज योर क्वालिफाइंग एसेट। तो जो बोरोइंग कॉस्ट है, मैंने कहा उसको हमें कैपिटलाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कैपिटलाइज करना पड़ता है। किस पर करना पड़ता है सर? क्वालिफाइंग एसेट पर करना पड़ता है, क्योंकि ये लोन मैंने किसके लिए लिया? क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया। और क्वालिफाइंग एसेट डजंट मीन ओनली योर फिक्स्ड एसेट, इट इंक्लूड्स योर स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट टू, बशर्ते it takes a substantial period of time। क्या? बशर्ते it takes substantial period of time to get ready to for intended purposes। A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time, यानी अच्छा खासा समय ले लेता है, खासा खास खास करके, टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। या तो हम उस प्लांट को यूज करेंगे या तो स्टॉक को सेल करेंगे। तो यहाँ दोनों वर्ड हैं, कलाकारी देख लो। यूज यानी उस बोरोइंग कॉस्ट से जो एसेट बनी उसको हम अपने बिजनेस में यूज करेंगे प्लांट वगैरह की तरफ, या हम उसको सेल करेंगे, यानी कि स्टॉक की भी बात कर रहा है। दोनों वर्ड्स इसमें है। तो क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरली टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी
फॉर इट्स यूज और फॉर इट्स सेल। अब ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम हम ले कितना, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली हम लोग दैट वेरी मच डिपेंड अपॉन द सर्क्यूमस्टांसेस और फैक्ट्स। हर एक केस में अलग अलग सर्क्यूमस्टांसेस और फैक्ट्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या है। लेकिन नॉर्मली एक हमको क्लियर कट आइडिया दे दी गई है, दैट इज 12 मंथ्स, कहीं लिखा होगा। Ordinarily, a period of 12 months is considered as substantial period of time until or unless a shorter or a longer period can be justified on the basis of the facts and circumstances of the case. Is it clear? तो क्वालिफाइंग एसेट भी समझ में आ गया। हमें दो वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से समझने थे। पहला ये जरूरी था ये समझ में आए कि बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है। तो आज तक जो एक दिमाग में था कि केवल इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, नहीं सर, उससे रिलेटेड फाइनेंस कॉस्ट या एंसिलरी कॉस्ट, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, फाइनेंस लीज की कॉस्ट और साथ ही साथ एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस को भी शामिल किया जाता है। ये चीज़ें भी हमको अब समझ में आ गई। लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, ये हमारा बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा बनता है। क्यों पढ़ रहे हैं ये? क्योंकि ये बोरोइंग कॉस्ट हम क्वालिफाइंग एसेट पर अप्लाई करेंगे। किस पर अप्लाई करेंगे? बोरोइंग कॉस्ट को हम जो बोरो किया है अमाउंट उसको हम कहां अप्लाई कर रहे हैं? किसी क्वालिफाइंग एसेट पर। और क्वालिफाइंग एसेट मींस डजंट मींस ओनली फिक्स्ड एसेट, ये भी क्लियर हो गया। तो हम किसी क्वालिफाइंग एसेट पर उस अमाउंट ऑफ लोन को हम अप्लाई करने जा रहे हैं, फाइनेंस को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जो ये अमाउंट पर मेरी ये बोरोइंग कॉस्ट इनकर हो रही है, चुके पास्ट टेंस को नहीं, इज बीइंग इनकर्ड। तो अगर ये कॉस्ट इनकर हो रही है तो हम इस कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। इज इट क्लियर? अब ये कैपिटलाइज वर्ड जब आ गया तो फिर दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, कब, यानी कब से स्टार्ट करेंगे कैपिटलाइज करना और कब तक, यानी सेसेशन करेंगे, कब रोक देंगे, यानी कब से लेकर कब तक का हम कैपिटलाइज करेंगे, कब से स्टार्ट करेंगे कैपिटलाइज करना और कब तक करेंगे। और तीसरा, क्या इसका सस्पेंशन पॉसिबल है? बस हमें अब यही चीजें देखनी है। बस 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 बस, ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें। देख रहे होंगे बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, क्वालिफाइंग एसेट इंक्लूड्स, एग्जांपल के तौर पर दिया है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एग्जांपल के तौर पर पावर जनरेशन फैसिलिटीज, इन्वेंट्रीज, स्टॉक दैट रिक्वायर्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रिंग देम अ सेलेबल कंडीशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। इज इट क्लियर? अच्छा, बिल्डिंग का भी देख सकते हैं। मैंने कार का आपको पता है, मैंने बिल्डिंग भी हो सकती है, मैं बिल्डिंग बनाने और बेचने का काम करता हूं, तो वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है। बिल्डिंग इज ए स्टॉक इंटरेस्ट टू मी। Other investment and those inventories that are routinely manufactured or otherwise produced in large quantity on repetitive basis। तो जो स्टॉक आता है जाता है शॉर्टर पीरियड में, तो उस पर हम लोग ये कोई फाइनेंस कॉस्ट यानी बोरोइंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 वहां एप्लीकेबल नहीं होता, वहां एप्लीकेबल नहीं होगा। जो रूटीनली और बहुत जल्दी शॉर्टर पीरियड में चलता है। एक्सचेंज डिफरेंस अभी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट, बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। बोरोइंग कॉस्ट मैंने ली, या तो हम उससे क्वालिफाइंग एसेट, मैंने एसेट नहीं बोला, क्वालिफाइंग एसेट को एक्वायर करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे या फिर प्रोड्यूस करेंगे। एक्वायर करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे। इज इट क्लियर? और अगर ये क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो हम सोचेंगे कैपिटलाइज करें या ना करें। क्योंकि ये नहीं कि जब भी कोई बोरोइंग कॉस्ट किसी क्वालिफाइंग एसेट पर बियर होती हो तो आप कहते कैपिटलाइज कर दो, ना 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 ना, ये भी नहीं। कैपिटलाइज करने की कुछ शर्तें हैं, कैपिटलाइज करने की कुछ शर्तें हैं, अभी आएंगे देखेंगे। कैपिटलाइज करने की कुछ शर्तें हैं, तो हमेशा कैपिटलाइज नहीं होगा। तो मैंने यहां पर आपको लिख दिया है एक समझाने के लिए, लेमैन के लिए, कि कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन कब नहीं करेंगे वो भी अभी आगे देखेंगे। और दूसरा, अगर ये क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड नहीं है, बोरोइंग कॉस्ट है,
लेकिन वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, शॉर्टर पीरियड है जो आपने देखा, जो क्वालिफाइंग एसेट में कवर अप नहीं होती, जिसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगता, तो हम उस केस में उसको एज एन एक्सपेंडिचर मान लेंगे। दैट्स इट। तो हम लोग आगे जो बात करेंगे केवल इसकी बात करेंगे। अब हम इसके आगे जो बात करेंगे कैपिटलाइजेशन की ही बात करेंगे, और मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं केवल और केवल कैपिटलाइजेशन के लिए ही पढ़ रहे हैं ये। ठीक है ना? चलें। द बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन कंसेप्ट, वही चीज कहानी जो मैंने अभी ऊपर बताई, ऑफ अ क्वालिफाई आर दोज बोरोइंग कॉस्ट दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड। अब इसके पीछे आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और एक्वायर की गई होती तो ये कॉस्ट हमारी बच सकती थी। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल बोरोइंग कॉस्ट। तो कोई चीज जो डायरेक्टली हट सकती है, मैं मशीन नहीं बनाऊंगा तो ये कॉस्ट नहीं लगेगी, ये मशीन ना बनाने पर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी, ये बोरोइंग कॉस्ट है। ठीक है ना? इसको हम कहेंगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। अच्छा, मैंने कोई एसेट 10 लाख की खरीदी, और जब इस एसेट को हम ले आए तब तक मार्केट डंप हो गया। यानी अब तक मैं सोच रहा था, जब तक ये एसेट मैंने नहीं खरीदी तब तक सोच रहा था कि इस एसेट से मैं 15 लाख कमाऊंगा। कितना कमाऊंगा? टोटल अर्निंग मेरी इस एसेट से थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट 15 लैक्स होगी। आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट वन। लेकिन जब एसेट मेरे पास आई तब तक इसकी मार्केट वैल्यू गिर करके 9 लाख रुपए हो गई, क्योंकि इससे अच्छी टेक्नोलॉजी का एसेट मार्केट में आ चुका था। मैं खरीद करके ले आया, मुझे पता चला ये आउटडेटेड हो गया है। इसका मतलब ये 1 लाख रुपए की वैल्यू इसकी गिर गई, और अब मुझे इससे जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा वो 9 लाख तक ही मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू गिर गई। अब इससे ज्यादा बेनिफिट मैं नहीं ले सकता। हो सकता है इसकी वैल्यू 9 लाख से भी कम हमको बेनिफिट दे। तो जो, अगर हमारी किसी एसेट्स की फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ना हो, चलो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। मैं एक फर्नीचर लाया, बैलेंस शीट है मेरी, मैंने एक नया फर्नीचर खरीदा, देखते हैं आप लोगों को कितना अकाउंट आता है। मैंने फर्नीचर खरीदा 50,000 का। अब खरीदने के बाद मुझे पता चला इस फर्नीचर की जो गेज है वो ज़्यादा थोड़ी चौड़ी हो गई है, और जहाँ के लिए मैंने इसको खरीदा था, बनवाया था, वहाँ ये फिट नहीं बैठ रहा, वहाँ ये फिट नहीं बैठ रहा। मैंने इसको स्टोर रूम में रखवा दिया, ना कि इसको जहाँ यूज़ करवाना था इसको स्टोर रूम में स्पेयर की तरह रख दिया, भैया तू किनारे रह, देखा जाएगा कभी ज़रूरत पड़ेगी तो। अब ये बताओ कि हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करें या ना करें? whether should we charge depreciation on that particular asset or not? अब आप बताइए, क्या अब हम इस एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज, अभी नया नया फर्नीचर आया है, कुछ लोग कहेंगे सर ना चार्ज करिए, और कुछ लोग कहेंगे सर चार्ज करिए। जो लोग कहेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करिए, उनका आंसर, उनका आंसर मतलब उनका जवाब गलत है। और जो लोग कहते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, उनका जवाब भी गलत है। सर सर, आप ना तो इधर के हैं ना तो उधर के रहे, ना तो आप कह रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करो, ना तो आप कह रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करो। ना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और डेप्रिसिएशन चार्ज भी नहीं करना है। प्रॉब्लम तो ये, करें तो करें क्या? ऐसे ही रहने दे 50,000 बैलेंस शीट में एग्जैक्ट। अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा तो होगा ही ऐसे ही। लेकिन मैं बोलूं, इसको तुरंत यहाँ से उठाओ और पीएल में ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि इसकी हमारे लिए कोई
फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, दिस इज अ लॉस, डेड लॉस, capital loss. It has no any further recovery, or you can say there is no future economic benefit and I am not going to sell it in the market. सर तो एक काम करिए ना, इसको सेल वैल्यू पर दिखा दीजिए। ओ मैंने आपसे कहा ना, राइट नाउ आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू सेल इट आउट, राइट नाउ आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू यूज इट, and according to our circumstances it shows that we are not in a position to use it in a near future. हमने इसको केवल स्पेयर रूम में, स्टोर रूम में रख दिया, नया नया है, तुरंत उसको हटाना नहीं चाहते, हो सकता है कहीं यूज हो, पर लेकिन अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हमने एक लैपटॉप लिया, मैं अगर अपनी बात बताऊं, अच्छा खासा महंगा लैपटॉप लिया, लेकिन 10 दिन बाद ही पता चला कि जिस पर्पस के लिए मैंने वो लैपटॉप बाय किया था, उस लैपटॉप से वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा। ऑलरेडी मेरे पास 4-5 लैपटॉप, वो एक और लैपटॉप, सरदर्द। अब बताओ मैं क्या करूं? अब आप कहेंगे सर वो हमें दे दो। तो मैंने उस लैपटॉप को अभी भी रखा है, किनारे रखा है, पिछले 1 साल से मैंने उसको यूज ही नहीं किया। सोच सकते हैं, क्योंकि हमें उस एसेट से कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने की उम्मीद नहीं है, मैं उसको सेल भी नहीं करने जा रहा, हाँ या ना, और ना मैं उसको यूज करने जा रहा हूं। तो ये मेरे लिए डेड लॉस है, एंड आई मस्ट ट्राई टू recognize it a loss, and this loss must be transferred to our PL account 100%। ये पूरा यहां से हट करके यहां आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां पर कह रहा है बोरोइंग कॉस्ट तो तब ही यूज होगा, तभी हम यूज करेंगे किसी कैपिटल एसेट्स पर। इस एसेट्स पर हम एक और कॉस्ट जोड़ रहे हैं, हमने 10 लाख की एसेट खरीदी, अब इस पर हमारी 1 लाख रुपए की और बोरोइंग कॉस्ट लग गई, जो क्वालिफाई करती है, क्वालिफाइंग एसेट है, सारी कंडीशन पूरी हो रही है, हम इसको इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। लेकिन ये ऐड तब होगा जब हमें लगता है इसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। The asset would be in a condition or would be in a position to give me the benefit in future. Means the asset has a future economic benefit. Yes or no? If your answer is yes, capitalize it. If answer is no, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, ये कैपिटलाइज तो मैं आपको बोल दे रहा हूं, लेकिन हमेशा कैपिटलाइज नहीं होता। क्वालिफाइंग एसेट है, बोरोइंग कॉस्ट है, कैपिटलाइज कर दो, ऑलवेज इट इज नॉट ट्रू। वो पीएल में भी जा सकता है अगर हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज नहीं हो रहा तो। ओके, जब हम बोरोइंग करते हैं ना, तो हम 2 तरह से बोरोइंग करते हैं। हम बैंक वाले के पास गए, मैंने कहा मुझे मशीन खरीदनी है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरोइंग, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरोइंग। मुझे केवल एक स्पेसिफिक मशीन चाहिए, क्या चाहिए? स्पेसिफिक प्लांट चाहिए, एसेट चाहिए। लेकिन कभी कभी होता कि हम जनरल बोरोइंग ले लेते हैं, प्लांट भी खरीदना है, बिल्डिंग भी बनवानी है, और वर्किंग कैपिटल यानी स्टॉक के लिए भी मैंने लिया। दिस इज कॉल्ड जनरल बोरोइंग। जब हम स्पेसिफिक बोरोइंग लेते हैं तो वहां पर हमें कोई ज़्यादा मुसीबत नहीं सामना करना पड़ता। वी नो वेरी वेल कि कितना अमाउंट हमें बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, और उसके लिए देखें, उसके लिए इसके बाद जैसे ही आएंगे नेक्स्ट स्टेप यही है, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। लास्ट के वही 3 पॉइंट, कमेंसमेंट होगा, सस्पेंशन होगा और सेसेशन होगा, चैप्टर इज ओवर, इसके बाद कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये तो पता हो जिसको हम कैपिटलाइज करने जा रहे हैं, या बोरोइंग कॉस्ट जिसको हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, वो किस तरह की बोरोइंग है, जनरल बोरोइंग है या स्पेसिफिक बोरोइंग है। स्पेसिफिक बोरोइंग है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। जनरल बोरोइंग आएगा तो हमें प्रपोर्शन लेना पड़ेगा, वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा, हमें उसको प्रपोर्शनेट बांटना पड़ेगा। ये करंट एसेट के लिए है, ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, इस पे नहीं लगता है, ये कैपिटल एसेट के लिए इसका फ्यूचर बेनिफिट है, इसका नहीं है। उस सारे तरह के तमाम नतीजे हमको उस समय देखने पड़ेंगे। यानी यहां पर हमको अच्छा खासा डिसीजन या कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये देख लेंगे आप, जनरल बोरोइंग एंड स्पेसिफिक बोरोइंग। अच्छा,
मेरे पास कोई एसेट है 10 लाख की, और हमने इस पे 1 लाख रुपए का बोरोइंग कॉस्ट कर दिया, तो टोटल एसेट की कॉस्ट अब हम कितनी करेंगे कैपिटलाइज करने के बाद? सर 11 लाख। ये उस समय सही नहीं होगा जब वो एसेट की एनआरवी वैल्यू से अधिक हो जाए। कब? एनआरवी। आपको मालूम है एसेट को हम कभी भी कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी का मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अब इससे फ्यूचर में हमें बेनिफिट 9 लाख का ही मिलना है, तो भैया इसको तो करो ही मत कैपिटलाइज। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है ही नहीं, 9 लाख का तो बेनिफिट है, एनआरवी उसका 9 लाख है। एनआरवी 9 लाख रुपए का होने का मतलब है कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट वहीं तक मिलेगा, और 10 लाख रुपए उल्टा हमारा 9 लाख है, तो इसके लिए दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको भी फॉलो करेंगे। ठीक है ना? तो कभी भी इस वैल्यू से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये याद रखेंगे आप। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, 3 शर्तें बताई गई हैं, कितनी? 1 2 3, ए बी एंड सी। कब आप कैपिटलाइज करना स्टार्ट करेंगे? हमने लोन ले लिया बिल्डिंग बनाने के लिए, 2018 में मैंने लोन लिया है, अगस्त 2018 में 20 लाख बिल्डिंग के लिए, और मैंने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया है 2019 अप्रैल में। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। भाई एक बात बताओ, ये कौन सी बात होती है लोन लेने के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और 3 महीने यानी 8 महीने तक आपने उस लोन को दबाए रखा, अब तक दबाए रखा, शोला दबाए रखा, गाना था, अब तक छिपाए रखा, शोला दबाए रखा। तो यहां पर 8 महीने का लोन आपने दबाए रखा, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हो। 8 महीना बैंक क्या इंटरेस्ट नहीं लेगा क्या? क्या बोरोइंग कॉस्ट नहीं लगी होगी उस 8 महीने में? सर लगी होगी। उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे क्या? करेंगे। अरे नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। इस 8 महीने का कोई कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने तो खर्चा किया ही नहीं था। आपने पैसा रखा रहा, इंटरेस्ट लगता जा रहा है, अरे ऐसे तो 10 साल रखे रहो, डबल हो जाएगा अमाउंट, कोई मतलब नहीं है। तो पहली चीज, एक्सपेंडिचर फॉर द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट इज बीइंग इनकर्ड। बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस? वो टेंशन वाला टेंस नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका मतलब हो रहा है काम, तो खर्च होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने खर्च नहीं किया और आप कहें कि हम उसको कैपिटलाइज करें क्योंकि इंटरेस्ट तो बैंक ले रहा है। दिस इज योर लॉस, ट्राई टू ट्रांसफर इट इन योर पीएल अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइजिंग इट। दूसरा, बोरोइंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड। पहला वो खर्च हो रहा है जो हमने लोन लिया है, और दूसरा बोरोइंग कॉस्ट भी इनकर हो रहा है। अच्छा दोनों बात तो एक ही है। चलो, मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया, मैंने लोन कितना लिया था? 20 लाख। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया, और घर से पैसे दिए मैंने 5 लाख रुपए। अभी मैंने 20 लाख को टच भी नहीं किया, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है उसी समय से, अप्रैल से नहीं चल रहा बल्कि अगस्त 18 से ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन मैंने लोन वाला पैसा भी यूज नहीं किया, मैंने अपना ही फंड अभी यूज किया है। लोन वाला अभी फंड मैंने यूज नहीं किया। हो सकता है भाई, भाई दोनों चीजें याद रखना कि एक तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना चाहिए, दूसरा जो बोरोइंग कॉस्ट वाला अमाउंट है वो भी यूज होना चाहिए। ठीक है ना? तो बोरोइंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड, और दूसरा एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन, यानी कि वहां पर इंटरेस्ट लग रहा होना चाहिए, और इधर से हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए, एक्विजिशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल्स आर इन प्रोग्रेस। जिस दिन ये बिल्डिंग बन करके खत्म हो गई, मान लेते हैं मई 2020 में खत्म हो गई, एक बार अगर वो काम पूरा हो गया जिसके लिए मैंने ये लोन लिया था, बोरोइंग कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं जिस पर्पस के लिए, चाहे वो स्टॉक हो यानी क्वालिफाइंग एसेट, जिस दिन वो रेडी हो गई उस दिन के बाद से क्वालिफाइंग एसेट नहीं रहेगी। या तो वो एसेट हो गई, या तो फिर वो स्टॉक या इन्वेस्टमेंट होगी।
एसेट पर एक्विजिशन प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो गया होना चाहिए, हो रहा हो, बोरोइंग कॉस्ट भी इनकर हो रही हो, और अभी सामान बन करके तैयार ना हुआ हो, ये भी याद रखना है। तो तीनों चीजें तो एक्टिविटीज चल रही हैं। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन मतलब रोक देना, कुछ समय के लिए, कहते हैं ना सस्पेंड कर दिया नौकरी से। अरे भैया बहाल भी हो जाएगा 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद, वापस आ जाएगा नौकरी पर। तो सस्पेंशन एक शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 10 दिन 15 दिन। तो अगर आपने कोई काम रोक दिया, बिल्डिंग बन रही थी बन रही थी बन रही थी, अब काम बीच में रुक गया 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए काम रुक गया बिल्डिंग पर, अब वो बाद में स्टार्ट होगा। तो भैया जितने समय का काम रुका हुआ है ना, उधर बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन एक्टिविटीज नहीं हो रही। पहली कंडीशन पूरी हो रही है लेकिन तीसरी ये वाली नहीं हो रही, एक्टिविटीज आर इन प्रोग्रेस नहीं हो रही, रुक गई हैं। तो भैया अगर एक्टिविटीज रुक गई हैं तो इसको कैपिटलाइज भी मत करो। इस दौरान का जो भी इंटरेस्ट है, इस पीरियड का जो भी इंटरेस्ट है सस्पेंशन पीरियड का, उतना बोरोइंग कॉस्ट, मैं इंटरेस्ट बोल रहा हूँ सॉरी, जितना भी बोरोइंग कॉस्ट है सस्पेंशन पीरियड का, वो सारा का सारा आप बोरोइंग कॉस्ट पीएल में ट्रांसफर कर दो। लेकिन मैंने कहा लेकिन अगर ऐसा सस्पेंशन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की वजह से हुआ है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, भाई इधर ध्यान दो ना, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की वजह से अगर हमारा ये सस्पेंशन हुआ है, बल्ले बल्ले, आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। घर बनता है, हाँ, लिंटर लगता है, हाँ, रूफ बनती है ना। अब रूफ कैसे बनती है? नीचे बल्ली लगाई जाती है, पूरा एक स्ट्रक्चर पूरा बनाया जाता है, ऊपर लिंटर लग जाता है, अब उसको 1 हफ्ते तक के लिए छोड़ दिया जाता है। सर बोरोइंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे, छोड़ दिया तो सस्पेंशन हो जाएगा। अगर सस्पेंशन से बचना है तो जैसे ही वो मिस्त्री लिंटर लगा कर जाए, नीचे से बल्लियां हटा दो, सब कुछ हटा दो, अरे भैया छत जमीन पर आ जाएगी। वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, 10 दिन 15 दिन, होने दो उसको, वो अभी भी इन प्रोग्रेस ही माना जाएगा। आपकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती रहेगी, उस दौरान कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट, सेसेशन, ऊपर की अगर कोई कंडीशन पूरी हो जाए तो उसके बाद वो सेसेशन हो जाएगा। जब सारी की सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए किसी एसेट से, क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड, तो हमारा सस्पेंशन हो जाएगा, अरे सेसेशन हो जाएगा। अब इसके बाद कभी भी बात ना करना कैपिटलाइजेशन की, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने की बात इसके बाद नहीं करनी। डन। कभी कभी होता क्या है, कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पार्ट पार्ट में तैयार किए जाते हैं। ये जमीन है, इस पर ये एक टावर बनना है, एक टावर बिल्डिंग का ये बनना है, एक टावर ये बनना है, ये दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं छोटे छोटे जो भी हों। अब अगर ये टावर पूरा हो गया, कंप्लीट हो चुका है, तो अब इससे रिलेटेड जो बोरोइंग कॉस्ट है अब कैपिटलाइज ना करना। अगर ये होल सोल अपने में ही पूरी एक कंप्लीट एसेट है, क्वालिफाइंग एसेट है, तो उसके बाद अगर ये कंप्लीट हो जाए तो इससे रिलेटेड बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज बंद कर देना, सस्पेंशन कर देना। तो पार्ट में भी हम कर सकते हैं जबकि उससे रिलेटेड एक्टिविटीज हमने कंप्लीट कर ली, अब वो स्टैंड अलोन कंप्लीट प्रोजेक्ट हो। ये पूरा एक कंबाइंड प्रोजेक्ट मिला लेकिन स्टैंड अलोन ये प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग भी काम कर सकते हैं, तो उसको हम अलग अलग ही मानेंगे। क्लियर है? हाँ सर। कभी कभी होता क्या है कि सर ये मान लीजिए बिल्डिंग बन रही है, ये कमरे बने हैं और इन कमरों में ये खिड़कियां हैं, ये दरवाजे हैं, दरवाजों की रिपेयर होना बाकी है, खिड़कियों की पॉलिशिंग और रिपेयर होना बाकी है, छोटा मोटा काम बाकी है, डेकोरेशन का काम बाकी है। बिल्डिंग पूरी बन करके तैयार है 10 माले की, दूसरे पर काम स्टार्ट हो गया, तो क्या इसको अभी सस्पेंशन सेसेशन करेंगे या सस्पेंशन? सेसेशन कर दो, खत्म कर दो। क्योंकि ये जो डेकोरेशन या ऊपर का छोटा मोटा काम है वो अब रिपेयर मेंटेनेंस हो तो जन्म भर होता रहेगा, होने दो पॉलिशिंग डेकोरेशन का काम। वो सब्सटेंशियल एक्टिविटीज नहीं है, यहाँ कहता है सब्सटेंशियल एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई, 95% काम पूरा हो गया, 90% काम पूरा हो गया।
अब उसको आपने रोक रखा है, 6 महीने बाद करेंगे, साल भर बाद, आप सस्पेंशन करके आगे बढ़ो, काम आगे बढ़ाओ। अब बात समझ में आई? दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 60। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मिलेंगे और इस एएस से रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत बड़ा था ना। ठीक है ना। इससे रिलेटेड हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।